नमस्कार। आयुक्तालय के दिशा निर्देशानुसार हम सतत छात्रहित में महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं और उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों का स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमानुसार, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसके अनुसार हम यहाँ पर विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं देवनागरी लिपि की और इसका अध्ययन करते हुए हम जानेंगे कि देवनागरी लिपि का नाम आखिर क्यों देवनागरी पड़ा और भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को किस रूप में महत्व दिया गया है, वैज्ञानिक और आदर्श लिपि के क्या गुण होते हैं और आखिर क्यों देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि देवनागरी लिपि के स्वरूप में सुधार लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और आज के तकनीकी युग में देवनागरी की लिपि की क्या सार्थकता है, हम यह भी जानेंगे। जब हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि का एक जो साधारण, जो सर्व प्रचलित, सर्वमान्य जो अर्थ निकलता है वह है लिखावट। जो जिसे लिखा जाए वो लिपि है। एक सामान्य सी हम व्यावहारिक परिभाषा यदि हम देखें और यदि हम इसे यूं देखें कि हम भाषा के रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग शब्दों, पदों और वाक्यों में करते हैं, वे श्रोताओं के कानों तक पहुंचने के बाद अक्सर क्या होता है कि अस्तित्वहीन हो जाती है, क्योंकि श्रुति परंपरा में उतना अधिक ठहराव नहीं होता है। तो उनकी सत्ता यदि हम श्रव्य होने तक ही सीमित रह जाती है। तो भाषा की उन्हीं ध्वनियों को दृश्य रूप में संप्रेषण का माध्यम बनाने के लिए हम उन्हें कुछ विशेष चिन्हों, कुछ विशेष आकृतियों, कुछ विशेष रेखाओं, कुछ विशेष चित्रों में बांधने की, प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। तो यही भाषा जो श्रव्य से दृश्य का रूपाकार ग्रहण करती है, इसे ही हम लिपि कहते हैं। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, या कि भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम ही लिपि है। तो लिपि जिसे लिखा जाए, जो भाषा है जिसके निश्चित ध्वनि चिन्ह हैं, जिनका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं, और भाषा को श्रव्य से दृश्य रूप ग्रहण करने में सार्थक होने वाले जो चिन्ह हैं, वो लिपि है। तो लिपि भाषा की हर व्यक्त ध्वनि को एक सुनिश्चित आकृति के रूप में प्रत्यक्ष कर देती है। तो ये अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का माध्यम है। तो लिपि लिखित भाषा का एक पर्याय कहा जा सकता है। और यदि हम देखें तो अनेक विद्वान जो हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत लिपि के संदर्भ में दिए हैं। उदय नारायण तिवारी जो भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं कि भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती है और जिनके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे पंजाबी की गुरमुखी, संस्कृत की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी की रोमन, अरबी, उर्दू की फारसी। तो हर एक की अपनी लिपि है और वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। तो लिपि क्या है? ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक तरीका है, प्रणाली है। इसी क्रम में यदि द्वारिका प्रसाद सक्सेना की बात कर सकते हैं हम। इससे पहले बाबूराम सक्सेना की बात कर लेनी चाहिए कि वो कहते हैं कि प्रथम संपूर्ण बात या वाक्य का बोध कराने वाले चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्बोधक संकेत और इनसे अक्षर लिपि के विकास में ये क्रम रहा।
इसी क्रम में हम भोलानाथ तिवारी की बात करते हैं और भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भावों का अंकन ही लिपि है। यदि हम देखें तो विश्व में 3 प्रकार की लिपियां अभी प्रचलित हैं, जिनमें पहली लिपि चित्रलिपि जिसे कहा जा सकता है, चित्रलिपियों के माध्यम से जिसका प्रयोग चीन, जिसकी मंदारिन भाषा में, जापान, कोरिया आदि देशों में चित्र के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसी तरह ब्राह्मी लिपियां, ये लिपियों का समूह है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, संस्कृत तथा दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियां विकसित हुई हैं। फोनेशियन लिपियां, जिसमें यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका ये आदि देशों में प्रयुक्त की जाती है और लगभग संसार की संपूर्ण लिपियां जो हैं वो इन्हीं 3 लिपियों के दायरे में आती है। ये ध्यातव्य है। हम कह चुके हैं कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार भावों का अंकन ही लिपि है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा भोलानाथ तिवारी देते हैं। जब हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि के एक रूप के रूप में माना जाता है। ब्राह्मी लिपि के एक रूप नागरी लिपि से देवनागरी की उत्पत्ति मानी गई है। यदि देवनागरी के रूप देखें तो प्राचीन शिलालेखों और ताम्र पत्रों के रूप में मिलते हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी के और मनसेहरा नामक स्थानों के जो लेख हैं, यद्यपि वो खरोष्टी लिपि में है, लेकिन अधिकांश जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। खरोष्टी की बात करें तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए शिलालेखों की जो संख्या है वो ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों की तुलना में बहुत कम है। तो ब्राह्मी उस समय, यदि हम अशोक के समय की बात करें तो एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी। अब यदि हम ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के विषय में बात करें तो वहां पर 2 मत हैं। कुछ यूरोपीय विद्वान, जिसमें बुलर और वेबर ये प्रमुख हैं, ये कहते हैं कि इसका संबंध पश्चिमी एशिया से है। तो ब्राह्मी लिपि का जब संबंध पश्चिमी एशिया से है तो देवनागरी का भी स्वतः ही हो जाता है। इसी तरह बुलर कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि के जो 22 अक्षर हैं, ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षर उत्तरी सेमेटिक लिपियों से लिए गए हैं और शेष जो अक्षर हैं वो उन्हीं अक्षरों के आधार पर बना लिए गए हैं। ये वेबर का मत है। तो लिपि के संदर्भ में ये मत ध्यान में रखना आवश्यक है। ब्राह्मी लिपि पे और बात ना करते हुए हम इसके भेदों पर कुछ बात कर लेते हैं। ब्राह्मी लिपि के 5 प्रमुख भेद माने गए हैं, जिसमें गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, बांग्ला लिपि और नागरी लिपि प्रमुख है। यदि इन लिपियों की बात करें तो 4ठी शताब्दी के उपरांत की जो लिपि है वो गुप्त लिपि है। इसी तरह यदि अक्षरों की कुटिल आकृति के कारण जो लिपि बनी वो कुटिल लिपि कहलाती है और यही विकसित होकर शारदा लिपि बाद में बन जाती है 9वीं शताब्दी के आसपास। और कुटिल लिपि से ही नागरी लिपि और जो बंगाल की जो लिपि है, कश्मीर की जो प्राचीन शारदा लिपि है उसका विकास होता है। डाकरी और गुरुमुखी लिपियां विकसित होती है। इसी तरह नागरी की जब बात करें तो प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से 10वीं सदी के लगभग प्राचीन बंगला लिपि का विकास होता है और नागरी लिपि का प्रचार उत्तर में तो 9वीं सदी के आसपास मिलता है, लेकिन दक्षिण में 8वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास दक्षिण में मिलता है। तो यदि हम देखें तो उत्तर में बहुत पहले इसका विकास क्रम देखने को मिल जाता है, लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास, और दक्षिण में ये 8वीं से 16वीं शताब्दी तक इसका विकास देखने को मिलता है, या प्रचार प्रसार अगर हम कहें, विकास तो नहीं, प्रचार प्रसार जो है वो देखने को मिलता है। तो ये तो ब्राह्मी लिपि के विभिन्न भेदों की बात की, 5 भेदों की हमने बात की। अब देवनागरी लिपि का जो परिवर्तित रूप है वो किस तरह है, यदि हम देखें तो स्वर और व्यंजनों में ये विभक्त है, ये वैज्ञानिक लिपि है और इसमें ये जो स्वर हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, औ,
औ और री, इस तरह ये स्वर माने गए हैं और 33 व्यंजनों की बात ये लिपि करती है, 11 स्वरों की बात करती है, संयुक्ताक्षर हैं और ये किस प्रकार अंक व्यवस्था है, ये सारी बात देवनागरी लिपि करती है। देवनागरी लिपि का ये परिवर्तित रूप है जो हम देख सकते हैं, जो वर्तमान में जो रूप प्रचलित है उस रूप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये देवनागरी लिपि का परिवर्तित रूप है। वैज्ञानिक लिपि और देवनागरी, किसी भी लिपि की बात करने से पहले उसे उसकी यदि हम वैज्ञानिकता पर हमें बात करना ज़रूरी है। तो जब हम वैज्ञानिक लिपि के रूप में देवनागरी को देखते हैं तो हम जानते हैं कि एक ध्वनि के लिए वहाँ एक वर्ण होना चाहिए। तो वैज्ञानिक और आदर्श लिपि प्रायः उस लिपि को कहा जाता है जिसमें एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह हो। तो एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह अथवा वर्ण की व्यवस्था हो। तो जब किसी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह या वर्ण होते हैं तो अन्य भाषा भाषी जो होते हैं वो उस लिपि को सीखने में उसमें बड़ी कठिनाई आती है। जैसे कि यदि हम उर्दू की बात करें तो वहाँ अ ध्वनि को व्यक्त करने के लिए 2 वर्ण हैं, अलिफ तथा ऐन। तो जब आदमी शब्द वहाँ लिखना होता है तब अलिफ से लिखा जाता है और औरत शब्द ऐन से। तो इसी प्रकार स ध्वनि को व्यक्त करने के लिए भी 3 वर्ण हैं, वहाँ सीन, स्वाद तथा से। और सीखने वाले व्यक्ति को ये याद रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस वर्ण चिन्ह से लिखा जाएगा। तो वहाँ पर तो जब एक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण व्यवस्था होती है तो सीखने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। यदि हम रोमन लिपि की बात करें तो वहाँ पर क ध्वनि में सी वर्ण भी मिलता है, के भी मिलता है और क्यू भी मिलता है। कैट, काइट और क्विक की हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। यद्यपि कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक वर्णों का प्रचलन भी पूर्व में था, जैसे कि के लिए यदि हम देखें तो इस तरह से वहाँ लिखने की परंपरा थी को लिखने की। और इसी तरह झ की यदि हम बात करें तो झ इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब इनमें से दूसरे रूपों को अमानक बता दिया गया है और एक रूपता लाने का प्रयास लिपि चिन्हों में किया गया है। वैज्ञानिक लिपि की दूसरी विशेषता है कि एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करें। तो आदर्श लिपि की विशेषता होती है कि उसमें एक वर्ण से एक ही ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। हमने अंग्रेजी और उर्दू का उदाहरण दिया, वहाँ पर अनेक वर्ण ऐसे हैं जो एक से अधिक ध्वनियों का बोध कराते हैं। तो जैसे कि यू की स्थिति यदि हम रोमन में करते हैं तो वहाँ पर इसका उच्चारण अलग अलग शब्दों में अलग अलग किया जाता है। BUT बट, PUT पुट, उ, इसी तरह बिजी यहाँ यू ई के रूप में हो रहा है, इसी तरह रूड वहाँ ऊ के रूप में हो रहा है। लेकिन हिंदी जो नागरी लिपि में लिखी जाती है वहाँ पर सभी वर्ण अलग अलग ध्वनियों का बोध कराते हैं। वैज्ञानिक लिपि की तीसरी विशेषता है कि मात्रा और वर्ण चिन्हों में भिन्नता हो। तो हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए अलग वर्ण हैं, उनकी वर्तनी के लिए अलग लिपि चिन्हों की व्यवस्था है। और जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखना होता है तो उस स्वर की वर्तनी, उस स्वर की मात्रा वहां लगा दी जाती है। लेकिन रोमन और फारसी लिपि में मात्राओं के लिए, वर्तनी के लिए अलग से चिन्ह नहीं बनाए जाते हैं, वहाँ स्वरों को अलग से व्यंजन के साथ लिखना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में यदि हम देखें पेन, कैट, पुट आदि। तो किसी भी वैज्ञानिक लिपि की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो वहाँ लेखन और उच्चारण में एकरूपता होना जरूरी है। तो देवनागरी में लिपि चिन्हों का जो उच्चारण है वो पूर्व निर्धारित है और व्यक्ति लिपि चिन्ह को देखकर वही उच्चारण करता है जिस उच्चारण को उसे लिखाया गया है।
लेकिन यदि अंग्रेजी में हम ये बात करेंगे, रोमन में हम ये बात करेंगे, तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ लिपि चिन्हों का उच्चारण अलग-अलग शब्दों में भिन्न-भिन्न होता है। इसके कारण व्यक्ति को उस शब्द का सही उच्चारण जानने के लिए या तो मातृभाषा भाषी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी अथवा किसी कोश की आवश्यकता होगी। यदि हिंदी में च ध्वनि के लिए बात करें तो प्रत्येक शब्द में उच्चारण वही रहेगा। हम चम्मच की बात करें, हम चांद की बात करें, हम चमचा की बात कर लें, हम मचान की बात कर लें, हम कांच की बात कर लें, हम कितने ही शब्द ले सकते हैं, लेकिन च ध्वनि के लिए वहाँ पर उच्चारण वही रहेगा, उच्चारण व्यवस्था वही रहेगी। लेकिन यदि हम अंग्रेजी की बात करें, रोमन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ CH वर्ण का उच्चारण तो च के रूप में होगा, लेकिन हमेशा CH का उच्चारण च के रूप में वहाँ नहीं हो सकता। जैसे कि हम बात करें चेयर, तो यहाँ तो चेयर के रूप में है, लेकिन जब हम CHAOS केओस बोलेंगे, इसी तरह CHAMPAGNE शैम्पेन बोलेंगे हम, ना कि चैम्पेन। तो यहाँ पर यदि हम CH का ही देखें तो कभी वो च के रूप में, कभी वो क के रूप में और कभी श के रूप में उच्चरित हो रहा है। तो लेखन और उच्चारण में एक रूपता रोमन में नहीं मिल रही है, लेकिन देवनागरी में ये विशेषता मिल रही है। लिपि सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो लिपि जितनी अधिक सरल और स्पष्ट होगी वह उतनी ही अधिक वैज्ञानिक मानी जाएगी और इस दृष्टि से देवनागरी अपने स्वरूप में सरल और स्पष्ट कही जा सकती है। हम फिर रोमन लिपि का उदाहरण लेते हैं। तो रोमन लिपि में एक तो लिखने वाले और पुस्तकों में छपने वाले रूप में भिन्नता है। वहाँ स्मॉल और कैपिटल लिपि चिन्हों का छोटे और बड़े लिपि चिन्हों में भी अंतर है। और वहाँ उसकी वर्तनी में एक कठिनाई ये भी है कि कुछ वर्ण लिखे तो जाते हैं लेकिन उनका उच्चारण साइलेंट रहता है, मौन रहता है, उनका उच्चारण नहीं किया जाता। हम नाइफ, काम, बॉम्ब, साइकोलॉजी इसमें हम देख सकते हैं, लेकिन देवनागरी में इस प्रकार की जटिलता नहीं दिखाई देती। अगला जो विशेषता है लिपि की कि व्यवस्थित हो। कोई भी लिपि वही वैज्ञानिक कही जा सकती है जो जिसकी एक सुनिश्चित व्यवस्था हो। तो देवनागरी पर यदि हम ध्यान देते हैं तो ये लिपि उच्चारण को आधार बनाकर चलती है और उसके वर्ण चिन्हों में उच्चारण के अनुसार ही एक व्यवस्था है। पहले वहाँ स्वरों के लिए लिपि चिन्ह रखे गए हैं, बाद में व्यंजनों के लिए। स्वरों में भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अलग अलग वर्ण हैं। और व्यंजनों की बात करें तो वहाँ पर कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ्य, इस तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग की ध्वनियों के लिए एक निश्चित क्रम रखा गया है। इसी तरह यदि हम देखें तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारी और नासिक की ध्वनियों के लिए प्रत्येक वर्ग में लिपि चिन्हों की व्यवस्था की गई है। हम और लिपियों की बात करें जो हमारी जो बहुत निकट है, हमारे रोमन और फारसी में ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई देती। यदि हम रोमन की बात करें तो वहाँ पहला वर्ण यदि स्वर है तो दूसरा व्यंजन है। इसी तरह फारसी लिपि में पहला वर्ण स्वर है अलिफ, तो दूसरा वर्ण है व्यंजन बे। तो देवनागरी जैसी व्यवस्था यदि हम देखें तो संसार की किसी लिपि में नहीं मिलती। तो ये हमने बात की इसके विशेषताओं की। इसके साथ ही एक और विशेषता जो वैज्ञानिकता की बात हम करते हैं तो वहाँ पर ये आती है कि वो ध्वन्यात्मक हो। लिपि ध्वन्यात्मक भी होनी चाहिए। ध्वन्यात्मकता ये एक और वैज्ञानिकता की विशेषता है, वैज्ञानिक लिपि की विशेषता है। तो ध्वन्यात्मक लिपि ही सर्वोत्तम भी मानी गई है, क्योंकि ध्वन्यात्मक लिपि में जैसा उच्चारण किया जाता है उसी के अनुरूप लिखा जाता है। जैसे क और प आदि व्यंजनों में व्यंजन तथा प के अलावा अ स्वर भी विद्यमान हैं, लेकिन देवनागरी लिपि ऐसी लिपि है जो उच्चारण की एक पूरी इकाई को आधार बनाकर चलती है। यदि हम प की बात करते हैं तो प इस तरह बनता है, प अ, तो वहाँ एक साथ उच्चरित किया जा रहा है।
प, लेकिन रोमन में इस प को लिखने के लिए पी और ए लिखना होगा। तो वैज्ञानिक लिपि में ये सारी विशेषताएं मिलती है। वहाँ लेखन और उच्चारण में एक रूपता होनी चाहिए, वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, और मात्रा और वर्ण चिन्हों में वहाँ भिन्नता हो, और एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करे, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो। तो ये सारी विशेषताएं जब हम देखते हैं तो देवनागरी लिपि में हमें देखने को मिलती है। हम देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं, किसी भी लिपि की वैज्ञानिकता की भी हमने बात की। तो देवनागरी का नामकरण आखिर देवनागरी कैसे पड़ा या नागरी कैसे पड़ा, तो यहाँ पर अलग अलग मत हैं। जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ये मानते हैं कि इस लिपि का प्रयोग आरंभ में यदि हम देखें तो गुजरात के नागर जो ब्राह्मण हैं वो किया करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, नागरी लिपि कहा गया। बाद में चूंकि संस्कृत भाषा को इस लिपि में लिखा गया, इसलिए इसे देवनागरी कहा जाने लगा, क्योंकि संस्कृत का दूसरा नाम देवभाषा भी है, और देवभाषा को जिस नागरी लिपि में लिपिबद्ध किया गया वही लिपि देवनागरी लिपि कही गई। तो ये एक मत है विद्वानों का कि देवनागरी का या नागरी का नाम देवनागरी कैसे पड़ा। इसके अलावा ये भी एक मत है, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि नगर की लिपि होने के कारण इसका प्रचार ग्राम्य अंचलों से अधिक नगरों में अधिक था, तो नगर की लिपि होने के कारण ही इसका नाम नागरी लिपि या देवनागरी लिपि पड़ा। एक मत ये कहता है कि ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में कुछ लिपियों का उल्लेख मिलता है। इसमें एक लिपि नाग लिपि का भी नाम आता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि नागरी शब्द इसी नाग लिपि से विकसित हुआ है, लेकिन जो डॉक्टर बॉर्नेट हैं वो इस मत को अस्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि नाग और नागरी दो अलग अलग लिपियां हैं, ये एक नहीं हो सकती। हालांकि ये मत थोड़ा सा कम व्यवहारिक नजर आता है। यदि हम श्री श्याम शास्त्री की मान्यता देखें तो वो कहते हैं कि भारत में पहले देवताओं की मूर्तियों की पूजा न होकर उनके सांकेतिक चिन्हों के रूप में उपासना होती थी। ये सांस्कृतिक चिन्ह तरह तरह के त्रिकोण यंत्रों के बीच में अंकित किए जाते थे। इन यंत्रों को देवनगर कहा जाता था और उनके अंदर अंकित चिन्हों को देवनागर, तो देवनगर में प्रचलित होने के कारण ही इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। कुछ आलोचकों, कुछ लोगों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र को भी नगर कहा जाता था। नगर कहा जाता था और स्वयं चंद्रगुप्त को लोग देव कहते थे। इन दोनों के संयोग से देवनागरी नाम विकसित हुआ। जो महत्वपूर्ण मत है धीरेन्द्र वर्मा का, उनकी मान्यता है कि मध्ययुग में स्थापत्य कला की अलग अलग शैलियां प्रचलित थी और वहाँ एक नागर शैली भी प्रचलित थी। इस शैली के अंतर्गत चौकोर आकृतियां बनाई जाती थी। इधर नागरी लिपि के अक्षरों में भी चौकोर आकृतियां होती थी। इसी समानता के कारण इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इस लिपि का काशी में बहुत प्रचलन था। काशी को भगवान शिव की नगरी या देवनगर कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो यहाँ पर ये एक तर्क का विषय हो सकता है कि किस मत को माना जाए किसे नहीं, लेकिन ये कठिन है ये कहना। हिंदी संस्कृत की लिपि का नाम नागरी या देवनागरी पड़ गया, जो भी बात है, लेकिन वो आज चला आ रहा है और हिंदी की विभिन्न भाषाओं का लेखन कार्य देवनागरी में हो रहा है। संस्कृत का लेखन कार्य देवनागरी में, संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है। तो ये बड़ा स्वाभाविक लगता है कि देवभाषा को जिस लिपि में लिपिबद्ध किया गया उसी लिपि का नाम देवनागरी पड़ गया। तो यहाँ पर इस तर्क को लिया जा सकता है।
हम लिपि की विशेषताओं को हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि के गुण और दोष क्या-क्या हैं। ये एक परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के गुण और दोष आखिर क्या हैं। हमने उसकी वैज्ञानिकता पर बात कर ली, लेकिन देवनागरी लिपि की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हम उसकी वैज्ञानिकता में भी देख सकते हैं, लेकिन इसके कतिपय जो प्रमुख गुण और दोष जो हैं उन पर आइए हम चर्चा करते हैं। तो देवनागरी लिपि का जो पहला प्रमुख गुण है कि ये एक आदर्श और वैज्ञानिक लिपि है, और जो हमने पूर्व में वैज्ञानिकता के संदर्भ में जो बातें की हैं वो समस्त विशेषताएं इसमें आ जाती हैं। देवनागरी भारत की प्राचीनतम लिपि है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका विकास भारत में ही हुआ है। गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि कई भाषाओं का प्राचीन साहित्य देवनागरी में मिलता है। संस्कृत भाषा का लेखन तो देवनागरी में ही होता है। हिंदी और हिंदी की विभिन्न बोलियों का लेखन कार्य यथा मराठी देवनागरी में ही लिखी जाती है। इस दृष्टि से देवनागरी हमारे देश की एक मुख्य लिपि है। भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ साथ देवनागरी लिपि को ही राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका अगला गुण यदि हम देखें तो देवनागरी लिपि अक्षर आधारित लिपि है, जिसे हम कहते हैं स्लेबल आधारित लिपि है। अक्षर के विषय में हम जानते हैं कि एक रत स्पंद, एक ही स्पंद में जो बोला जाए वो अक्षर है, तो उच्चरित होने वाली समस्त ध्वनियों के समूह को हम अक्षर कहते हैं रत स्पंद में, और इसमें एक स्वर अवश्य होता है। तो इस दृष्टि से यदि हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उसमें अ स्वर समाहित रहता है और वह एक अक्षर के रूप में ही उच्चरित किया जाता है। केवल देवनागरी में ही ये व्यवस्था है कि यह संपूर्ण अक्षर को व्यक्त करने वाले वर्ण चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे कि जो हलंत प में जब अ स्वर मिलाया जाएगा तो प का निर्माण होगा। दंतव्य स की बात कर रहे हैं, स्वर रहित स, और उसमें जब अ मिलाया जाएगा तो स बनेगा। इसी तरह न में अ समाहित होगा तब न का निर्माण होगा। तो इस तरह अक्षर आधारित लिपि है और संपूर्ण अक्षर को व्यक्त करने वाले वर्ण चिन्ह यहाँ पर बनाए गए हैं। इसी तरह देवनागरी लिपि में ही ये व्यवस्था है कि जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाना हो तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है, और जब दो व्यंजनों को संयुक्त रूप में लिखना हो तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई हटा दी जाती है। तो यहाँ हम खड़ी पाई वाले व्यंजनों में हटाने की बात जब हम कर रहे हैं तो जैसे ख है तो वहां पर जब संयुक्त व्यंजनों में हमें इसमें हटा देना है, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करना है तो खड़ी पाई हटाकर इस तरह लिखा जाएगा ख। इसी तरह जो घ है वो इस तरह घ लिखा जाएगा। जो च है वो इस तरह, तो ये जो खड़ी पाई है वो हटा दी जाएगी, इस तरह वहां लिखा जाता है। स्वर रहित जब दिखाना है तो या तो हलंत हटा दिया जाएगा, हलंत लगा दिया जाएगा, जैसे प में हलंत लगा देना है, और या फिर जब दो व्यंजनों को संयुक्त रूप से लिखना हो तो वहां पर खड़ी पाई वाले व्यंजनों में तो खड़ी पाई हटा दी जाएगी, और कुछ व्यंजनों में जो पूर्वार्ध अंश है वो रख दिया जाएगा। जैसे क है तो इसके पूर्वार्ध का अंश। इसी तरह फ की बात करते हैं तो फ इस तरह लिखा जाएगा, तो पूर्वार्ध अंश रखा जाता है। इसी तरह जब हम र की बात करते हैं तो र व्यंजन में बाद में आने वाले व्यंजन के ऊपर लगा दिया जाता है र। जैसे वर्षा, यहाँ ये र ऊपर, रेफ हमने ऊपर कर दिया। इसी तरह जब र की स्थिति में कई बार ये नीचे लगता है, जैसे कि क्रम, भ्रम। इसी तरह कई बार संयुक्त रूप में लगता है, जैसे ट्रक, तो ये संयुक्त रूप में संयोग में नीचे रख दिया जाता है। ड्रम, इस तरह के शब्द हो जाएंगे।
तो ये हमने यहाँ पर बात की। देवनागरी लिपि की अगली विशेषता है, अगला गुण है कि एक ऐसी लिपि है जिसमें विदेशी भाषाओं से आगत व्यंजन ध्वनियों के लिए अपने वर्णों के नीचे नुक्ता जो लगाने की एक व्यवस्था है और नए वर्ण वहाँ विकसित किए गए हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज, फ। ये जो स्वरों के लिए नए वर्ण यहाँ पर भी बनाए गए हैं और ये व्यंजन ध्वनियां नई विकसित की गई हैं। नए स्वरों की जब हम बात करते हैं, ये ए इस तरह लिखा जाएगा, तो जैसे कॉलेज की जब बात करें तो ये ध्वनि वहां विकसित की गई है, इसी तरह ए ध्वनि। इसके अगले गुण की बात करें तो देवनागरी ही एक ऐसी लिपि है जिसमें स्वरों के लिए अलग वर्ण है और उनकी वर्तनी के लिए अलग वर्णों की व्यवस्था है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो जैसे आ की जब हम बात करते हैं तो ये वहाँ पर चिन्ह है। ई की बात करते हैं तो इस तरह का चिन्ह है। दीर्घ ई की बात करते हैं तो इस तरह का चिन्ह है। ऊ की बात करते हैं इस तरह, दीर्घ ऊ की बात करते हैं इस तरह का चिन्ह है। ए के लिए, आई के लिए, इसी तरह ओ के लिए, औ के लिए। तो इस तरह के अलग अलग व्यवस्था है वहाँ पर स्वरों के लिए और उनकी मात्राओं के लिए अलग वर्णों की व्यवस्था है। अनुस्वार और अनुनासिक के लिए भी देवनागरी की जब बात की जाती है तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था, वर्णों की व्यवस्था है। और जो अंतिम विशेषता यदि देखें वो कम नहीं, सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें वर्ण चिन्ह उच्चारण के स्थान के अनुसार निश्चित किए गए हैं। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इस तरह उच्चारण स्थल के अनुसार वहाँ पर निश्चित किए गए हैं। देवनागरी लिपि के दोषों की यदि बात करें तो कतिपय दोषों की ओर भी विद्वानों ने संकेत किया है और इन्हीं दोषों के कारण देवनागरी में बराबर अनवरत सुधार के प्रयास हो रहे हैं, उसे मानकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो प्रमुख दोष है कि टंकन और मुद्रण में कठिनाई आती है। कहा गया है, यह भी कहा गया है कि देवनागरी के जो अनेक संयुक्ताक्षर हैं जिसमें क्ष, त्र, ज, द्र, ध, ट्र, ड्र, ये व्यंजन क्रम निर्धारण करने में असुविधा उत्पन्न करते हैं। इन संयुक्त वर्णों में कौन सा व्यंजन पहले आता है ये और कौन सा बाद में, ये भ्रम पैदा होता है। तो ये इससे टंकन और मुद्रण में भी कठिनाई आती है। इसमें बहुत सारे लिपि चिन्हों का प्रयोग होता है, इसलिए टंकन मुद्रण भी आसान नहीं है। शिरोरेखा का जो प्रयोग है वो अनावश्यक अलंकरण के लिए किया जाता है, कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं। स्वरों के जो वर्तनी चिन्ह हैं वो भी भ्रम पैदा करते हैं कि व्यंजन के, क्योंकि चारों ओर बाएं दाएं नीचे ऊपर लगते हैं। रस्वी की मात्रा जो है वो शिक्षार्थियों में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करती है। जैसे इंद्रियां शब्द में सामान्य व्यक्ति यही समझता है कि ये मात्रा इस तरह ई की मात्रा लगाई जानी चाहिए इंद्रियों के साथ देखा जाए, जबकि ये र के साथ ये मात्रा लगी है। तो इस तरह का भ्रम अक्सर पैदा हो जाता है। देवनागरी वर्णों में कुछ वर्णों के दो दो चिन्ह भी मिलते हैं, यद्यपि ये समस्या सुलझा ली गई है। हमने अ की बात की, ये पहले ये व्यवस्था थी लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है। पहले ऐसे लिखा जाता था। इसी तरह न जो है वो इस तरह, लेकिन अब ये व्यवस्था, ये तो समस्या दूर हो गई है। अनुस्वार का चिन्ह जिस वर्ण पर रहता है ये उसके साथ उच्चरित ना होकर बाद में उच्चरित होता है। जैसे कि अंग की बात करें, बाद में उच्चरित होता है अंक, तो ये भी एक भ्रम पैदा करता है। उच्चारण के स्तर पर अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है और अनुनासिकता स्वरों का गुण है, अतः उसका चिन्ह चंद्र बिंदु स्वर के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन जिन स्वरों के ऊपर मात्रा लगती है, वर्तनी लगती है, उन स्वरों के ऊपर अनुनासिकता के लिए भी अनुस्वार का चिन्ह जो होता है वही लगाया जाता है। तो ये भी शिक्षार्थियों के लिए एक भ्रम का कारण बनता है। देवनागरी में कुछ वर्ण निरर्थक है, जैसे री, इसी तरह अंग, श
और ये कुछ वर्ण वहाँ निरर्थक से लगते हैं। जो वर्तमान में जो व्यावहारिक हिंदी की बात हम करते हैं, इन ध्वनियों का उच्चारण वहाँ नहीं होता है। इसी तरह हिंदी में यदि हम बात करें मह, नह, लह और रह ध्वनियों में म, न, ल और र के महाप्राण रूप में ये देखा जाता है। ये नव विकसित ध्वनियां हैं, लेकिन इनके लिए देवनागरी में एक वर्ण चिन्ह विकसित नहीं किया गया है, तो ये भी एक भ्रम पैदा करती है। देवनागरी में वर्णों के ऊपर शिरोरेखा होने से तेजी से लिखना संभव नहीं हो जाता। टंकण और मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी रोमन की तुलना में जटिल है, ये हमने बात कही। इसका कारण है देवनागरी में वर्णों और संयुक्त वर्णों की जो संख्या है वो 403 से भी अधिक है, 400 से भी अधिक है। तो टंकण यंत्र के निर्माण में जटिलता तो आती ही है, टंकण करते समय उतनी गति से टंकण नहीं किया जा सकता। तो ये इसके कुछ दोष हैं। भारतीय संविधान में यदि देवनागरी की स्थिति को हम देखते हैं तो भारत में देवनागरी का शासकीय कार्यकलापों में प्रयोग हर्षवर्धन के समय से किया जाने लगा था। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम के मंदिरों के शिलालेखों में भी नागरी लिपि प्राप्त होती है। और आज़ादी से पूर्व के भारत में एक लंबे समय तक तो यद्यपि फारसी लिपि का बोलबाला रहा, लेकिन बाद में अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे कचहरियों के अलावा समस्त क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया गया। 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 तो भारत की राजभाषा क्या हो, ये प्रश्न उठा 1947 के बाद अनवरत, और इसके साथ ही नागरी का प्रश्न भी जुड़ा। महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छा थी कि हिंदुस्तानी जो बोलचाल की हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को तो इस देश की राजभाषा बनाया जाए और फारसी और देवनागरी और दोनों लिपियों का समान महत्व देते हुए चलाया जाए। लेकिन बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका विरोध किया। टंडन केवल नागरी लिपि के पक्ष में थे। संविधान सभा के सदस्य भी इस मत पर अलग अलग मतों में नजर आए। दो दल वहां पर बन गए और अंत में ये विचार जब आया कि राजकीय कार्यों के लिए किस लिपि को स्वीकृत किया जाए, तो वहां पर देवनागरी लिपि को ही अधिक समर्थन मिला। लेकिन अंकों को लेकर वहां देवनागरी के अंक कैसी व्यवस्था कैसी हो, उस पर विवाद चलता रहा। कुछ लोग चाहते थे कि देवनागरी लिपि के साथ साथ देवनागरी अंकों को भी स्वीकृत किया जाए, लेकिन नागरी अंकों को स्वीकृत किए जाने के पक्ष में वहां पर यदि देखा जाए तो गोविंददास और टंडन थे। लेकिन जो अन्य विद्वान थे वो नागरी अंकों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों को सहजता के कारण स्वीकृत करने के पक्ष में थे। और इन सारे बातों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को रखे जाने की बात के साथ ही देवनागरी लिपि के संबंध में 343(1) में ये प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो यदि हम आज देखें तो सोशल मीडिया के और तकनीक के विभिन्न मंचों पर देवनागरी का, इसके विभिन्न फ़ॉन्ट का, वहाँ पर यदि हम देखें गूगल इनपुट का, बहुत सारे तरीकों से देवनागरी का प्रयोग निर्विघ्न रूप से हो रहा है। इस लिपि के प्रयोग को सतत सुचारू और सरल बनाए जाने के प्रयास हमारे जो विद्वान हैं या वैज्ञानिक हैं वो सतत कर रहे हैं, और इसके माध्यम से इस लिपि में एक रूपता लाने का कार्य निरंतर जारी है। तो ये हमने देवनागरी लिपि पर बात की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।